ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम और रात गए की एक और नशिस्त में आपका आना मुबारक हो। जनाब अहमद नदीम कासमी ने कहा था कि अभी तकमील को पहुंचा नहीं लहजों का गुदाज, अभी दुनिया को ज़रूरत है गज़ल खानों की। गज़ल जनाब वली दक्कनी को साहिबाने मायानुबानी ने ज़बान उर्दू का पहला साहिब दीवान गज़ल गो शायर कहा है और वली का दीवान 1720-1721 के लगभग दिल्ली में पहुंचा और यूं पहुंचा कि कायसत और फ़कीर शहर में रेख्ता में वली को गाते बजाते फिरते थे। यही वो सन है कि जो गज़ल के उस लहजे का सन्ने पैदाइश है कि जिसे खुद ज़बान उर्दू ने खुदाए सुखन कहा है, मीर तकी मीर। मीर के बाद इसी शहर ने हमें गज़ल के लहजे में जहाँ बहुत से नाम दिए हैं कि मैं अगर उनसे माजरत के साथ सरफ नज़र करता हुआ आगे चलूँ तो बात गालिब पे आके रुकती है, और गालिब भी वो कि बक़द्रे शौक़ नहीं ज़र्फ़े तंगनाए गज़ल, कुछ और चाहिए वुस्अत मेरे बयां के लिए। गज़ल रिवायत से लेके आज जदीद गज़ल के दौर तक कितने मराहिल से गुजरी है, कैसी सख्त जां है कि इसे कायसत ने गाया, इसे मुग़य्यनों ने गाया, इसे गाने वालियों ने बड़े अंदाज से गाया, ये फिल्म में आई, स्पूल पे आई, हर लहजे में ये एहसास की तर्जुमान रही। लड़कपन के इश्क से लेकर बड़ी उम्र के मसाइल तक हर मामले को, सकाफत को, सियासत को, बदलते हुए अदवार को गज़ल ने कैसे कैसे अपने अंदर समोया कि गज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो, कहो मजनू के मरने की, दवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी। चलिए आज की नशिस्त जहाँ गज़ल की इस रिवायत से मुताल्लिक़ रहे, वहाँ बात इस पे भी तो हो कि ये जो ऐसा सहर अंगेज़ अंदाज़े बयां है, इसमें क्या तजर्बात हैं और क्या सबब है कि ऐसे अच्छे पैमाने के होते हुए हम जब गायकी की तरफ जाएं तो इस पे वो काम आज हमें नज़र नहीं आ रहा कि जो गज़ल का हक़ था। कहीं हमारे इदारे जो रियासत ने ज़बान व बयान की तरवीज के लिए बनाए, क्या वो अपने मकासद को पूरा कर पा रहे हैं? क्या इतने ज़्यादा ज़राए इब्लाग़ के होते हुए और अब जब मीडिया की इस तेज़ दौड़ में कहीं 132 कहीं 134 चैनलों का नाम आता है, क्या सबब है कि हमें गज़ल की वो मयारी गायकी कि जिसके सुनने वाले मुश्ताक़ हैं उसके लिए समातें तरसती हुई नज़र आती हैं? इदारे, गज़ल और गज़ल का एक ऐसा लहजा जो आज रिवायत का लंबरदार है। रात गए की महफ़िल बहुत सजने वाली है, इसलिए कि इसमें उस लहजे का इंतखाब भी हुआ है गायकी के मैदान में जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये सब कुछ लेकिन एक वक्फे के बाद। ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त में बाकायदा खुशामदीद। गज़ल के मुताल्लिक़ ये नशिस्त कैसे बैठेगी, मेरा इश्तियाक़ उतना ही है
कि जितना मेरे सामने जो शख्सियत है उसका मकाम आज की उर्दू गज़ल में, इसलिए कि जनाब अहमद नदीम कासमी से लेके इफ्तिखार आरिफ अगर किसी नौजवान उभरते हुए लहजे के मुतक़िद हुए तो नाम एक ही है। पंजाब की सरज़मीन ज़बान उर्दू के बाब में कैसी ख़याबा इरम साबित हुई है कि इस सरज़मीन ने जहाँ हज़रत अल्लामा इक़बाल दिए, वहाँ फैज़ दिया, वहीं मेल्सी ने एक ऐसा ग़ुलाम अब्बास दिया जो अब्बास ताबिश होके आज गज़ल पे ऐसी हुक्मरानी किया करता है कि मशायरे में ये जाए और ऐसा ना हो कि वहाँ से बहुत इश्तियाक से सदा आए कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। या फिर हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं, और ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। जनाब अब्बास ताबिश मशायरे के हर दिल अज़ीज़ शायर होने के बावजूद आपका कहना ये है कि मशायरा किसी सूरत भी शायर के मकाम और मर्तबे का पैमाना नहीं है। आप 1981 में लाहौर वारिद हुए थे और इससे पहले आप अपनी ग्रेजुएशन के लिए साहिवाल तशरीफ़ ले गए थे, जहां आपने पहली गज़ल किसी अखबार को भेजी थी और वो छप गई थी। लाहौर आप 1981 में आए और 1986 में आपकी पहली किताब तमहीद आ चुकी थी। 6 बरस बाद आसमान, फिर उसके बाद मुझे दुआओं में याद रखना, परों में शाम ढलती है, रक़्से दरवेश शजर तस्बीह करते हैं, और आपकी कुल्लियात का मजमुआ इश्क़ आबाद। आपका कहना ये है कि आप रिवायती गज़ल के मुतक़िद हैं और मिसरा साजी में आतिश को अपना उस्ताद मानते हैं। 18वीं सदी के आतिश का मारज़ा जनाब उस्ताद नासिर से पढ़ा था, जो फ़न पहलवानी में मशहूर थे, और आज के पहलवानों से आपका मारज़ा पड़ा है। सो हम ये सारी बातें आपसे करना चाहते हैं। आप मजलिस तरक्की अदब से वाबस्ता हैं। मजलिस तरक्की अदब लाहौर में बहुत एक मोतबर इदारा है। जनाब अहमद नदीम कासमी ने जिसको अपनी सरबराही से मुनव्वर किया हो, आप उनकी नशस्त पे विराजमान हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये और इस नौ के इदारे ज़बान उर्दू की तरवीज में कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि अब बच्चे रस्मुल ख़त को रोमन में लिखना चाहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, बात गज़ल की हो और गज़ल गायकी में ना आए, बात बनती नहीं है। शहर चिन्योट ने जहाँ लकड़ी के जो काम है उसका हुनर बड़ा उम्दा दिया है कि क्या नफीस जालियाँ बुन देते हैं वो माहिर दस्तकार, और कैसे कारीगर हैं कि लकड़ी को गोया अपनी ही ज़बान अता कर देते हैं। ये फ़नकारी सिर्फ़ चिन्योट के उन लकड़ी के कारीगरों में नहीं है, बल्कि ऐसे एक और फ़नकार भी हैं कि जो अपनी आवाज़ के जादू से आपको ज़्यादा मबहूत करते हैं, या अपनी बातों के जाल में आपको ऐसा फंसाते हैं कि रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, कट गई उम्र रात बाकी है। सो हम नदीम अब्बास लूने वाला से पूछना चाहते हैं कि लोग आपके शहर में गिरफ़्तार हो जाते हैं और फिर ना आप नज़र आते हैं और ना आपकी परछाई नज़र आती है। इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो? बहुत शुक्रिया शमून भाई, बहुत अरसे बाद आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। रात गए की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आज खुशकिस्मती ये है कि अब्बास ताबिश साहब जैसी शख्सियत के साथ बैठने का मौका मिल रहा है और उनकी चीज़ें कुछ हम पेश करेंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि आप मिलते हैं, दिखाई देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं, तो हमें उर्फ़ आम में सितारे भी कहा जाता है, स्टार्स जी।
तो सितारे जो हैं उनका काम यही है कि वो पहुंच से दूर रहें लेकिन नज़र आते रहें। नज़र आते रहा कीजिए, इसलिए कि बहुत ज़रूरी है कि हमें सिमत मिलती जाए। वो जावेद अख्तर ने कहा था कि हमसे दिलचस्प कभी सच्चे नहीं होते हैं, वाह। अच्छे लगते हैं मगर अच्छे नहीं होते हैं। जनाब अब्बास ताबिश, जनाब अली, मिजाज कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सबसे पहले तो हदिया तहनीत राजगए की जानिब से कि जहाँ कुछ अर्से पहले रियासत पाकिस्तान ने आपको तमगा इम्तियाज़ से सरफराज किया था, इस साल सदर मुमलिकत ने इस साल जो फहरिस्त आई है उसमें आपका नाम जगमगा रहा है सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से। अल्लाह करे ज़ोर बयां और ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। और ये कोई ऐसा एतराफ़ फ़न इसलिए नहीं है कि मकाम व मर्तबा आज आपका मुस्तनद है गज़ल के लहजे में। ये रिवायती गज़ल से जुड़ने का सबब, जबकि नए तजर्बात हो रहे हैं और नई बात कहना बहुत ज़रूरी है, और आप फिर भी पुराने ताल्लुक़ से जुड़े रहना चाहते हैं। आपका एक शेर भी है कि नए रिश्ते किस लिए उस्तवार करें। क्या सबब है कि आपने ये फ़ैसला किया कि आप गज़ल के उसी रिवायती स्कूल ऑफ थॉट से जो रुबानियत से मंसूब है उससे आप मुंसलिक रहेंगे और नए तजर्बे नहीं करेंगे? शमोन भाई, आपका बहुत शुक्रिया। रात गए का आपने हिस्सा बनाया, मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ और पाकिस्तान टेलीविज़न का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। असल में रवायत और जिद्दत ये ऐसा मौजू है जिस पे बहुत गुफ्तगू हो चुकी है, होती रहेगी। चूँकि आपने मेरे हवाले से पूछा है तो मैं समझता ये हूँ कि रवायत के बग़ैर जिद्दत का वजूद कोई नहीं होता। नदीम अब्बास बैठा है यहाँ, ये आज की गज़ल गाएगा, लेकिन नदीम अब्बास को ये फ़न सीखने के लिए बड़े असातिज़ाए फ़न जो मौसीकी के हैं उनसे उसने सीखा, उनको फॉलो किया। ये हो नहीं सकता कि आज का नया गाने वाला या नया लिखने वाला वो अपने क्लासिक्स में न जाए, वो आज जिद्दत कायम नहीं कर सकता। देखिए, एक छोटी सी बात है, मीर साहब का कोई शेर अभी मसलन मेरे जहन में आ रहा है कि जो मुझे देखने को आता है फिर मुझे देखने नहीं आता। वाह, क्या ये वाह, जदीद शेर नहीं है? वाह। ये जिद्दत वो है जो एग्जिस्ट करती है। मेलसी से आपका ताल्लुक़, जी, आप के बारे में क्या जो मेरा कोई बहुत ही कम इल्मी ये है कि जब मैं आपके बारे में ढूंढने आपको निकला तो मालूम पड़ा कि ख़ानदान में कोई शायर वायर नहीं था, और एक बच्चे ने एक बार घर के करीब जो एक पार्क था वहाँ से कुछ नामानूस सदाएं सुनी, और बच्चा उसके इश्तियाक़ में गया कि देखें तो कि क्या तमाशा है, और वहाँ कुछ ऐसा मेला सा था। मालूम करने में पता ये चला कि ये कोई मुशायरा है। बच्चे का तजस्सुस ख़त्म नहीं हुआ, ना वहाँ हंडोला था, ना वहाँ कोई मेले के रिवायती सामान थे। बच्चे को क्या तजस्सुस वहाँ खींच के लाया और फिर आज तक का बच्चा उसी मकाम पे खड़ा है? क्या था वो? नहीं, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, देखिए, बात यह है कि इंसान में ये खुदाई सिफत है कि उसे तारीफ़ अच्छी लगती है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कहे कि जी मुझे तारीफ़ अच्छी नहीं लगती। तो जब मैंने देखा कि एक शायर जो है वो पढ़ रहा है कुछ और सब वाह वाह कर रहे हैं, ये क्लैपिंग तो अब शुरू हुई है, पहले मुशायरे की तहजीब में ये ताली नहीं थी, वाह वाह होती थी। ये तो मुझे समझ आ गई कि तारीफ़ की जा रही है उनकी, वो यूँ इशारा कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आदाब का लफ्ज़ बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ये अच्छा काम है भाई, कोई ऐसा कर देखते हैं जिसमें मुमकिन है हमारी भी तारीफ़ हो जाए। अच्छा। तो फिर मैंने वो काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर पता चला कि जो मैंने 2-3 डायरियाँ भरी हैं वो ठीक नहीं है। तो एक उस्ताद के पास गया, नज़ीर असफर साहब थे हमारे, उनको मैंने दिखाया, उन्होंने कहा बेटा ये तो वज़न में नहीं है, बहर में नहीं है। तो मैं छोड़ गया, मैं डिस्करेज हो गया। फिर एक दिन वो मुझे सरे राह मिले, कहते बेटा तुम आए नहीं फिर।
मैंने कहा कि आपने कहा मैं शायर नहीं बन सकता, तो कहने लगे नहीं तुम बहुत अच्छे शायर बन सकते हो, तुम आया करो मेरे पास। उन्होंने मुझे बताया, रिदम मेरे अंदर मौजूद था। आज भी कई बच्चे आते हैं जो वज़न में नहीं लिख सकते, लेकिन जब उनको थोड़ा सा बताया जाए रिदम के बारे में तो रिदम उनके अंदर है, वो डिस्कवर हो जाता है और वो चल पड़ते हैं। लिहाजा मैं भी चल पड़ा और आज तक बस जो भी लिखा जाता है लिख रहा हूँ। अब बस भाई जी सॉरी आपकी जी बात काट रहा हूँ। उस बच्चे से एक गज़ल की फरमाइश मेरी भी है। जी बिल्कुल। ताबिश साहब की एक गज़ल है, दहकते दिन में अजब लुत्फ़ उठाया करता था। अगर आपकी इजाज़त हो तो वो हमें दो चार अशार जी पहले देखिए, वो जो कह दें सो कह दें, मेरी क्या मजाल। नहीं, बहुत शुक्रिया नदीम, मैं सुना देता हूँ। उसमें भी वो जाहिर है कि बचपन की कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लिखी बहुत देर से, क्योंकि हमारा कोई भी तजुर्बा हो ज़रूरी नहीं उसी वक्त मारज़ वजूद में आए, उसको 20 साल भी लग सकते हैं, 30 साल भी लग सकते हैं। तो वो मैंने लिखा, कोई ये भी तकरीबन 20 बरस हो गए होंगे। तो दहकते दिन में अजब लुत्फ़ उठाया करता था, दहकते दिन में अजब लुत्फ़ उठाया करता था, मैं अपने हाथ का तितली पे साया करता था, मैं अपने हाथ का तितली पे साया करता था। अजीब हसरत परवाज़ मुझ में होती थी, अजीब हसरत परवाज़ मुझ में होती थी, मैं कापियों में परिंदे बनाया करता था, मैं कापियों में परिंदे बनाया करता था, हमारे घर के करीब एक झील होती थी, हमारे घर के करीब एक झील होती थी, और उसमें शाम को सूरज नहाया करता था, और उसमें शाम को सूरज नहाया करता था, तलाशे रिस्क में भटके हुए परिंदों को मैं जेब खर्च से दाना खिलाया करता था। ये ज़िंदगी तो मुझे तेरे पास ले आई, ये ज़िंदगी तो मुझे तेरे पास ले आई, ये रास्ता तो कहीं और जाया करता था। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। अब बस भाई, जैसे भी आपने ये अपना तजुर्बा और यादें और उसके बारे में बात की, ये बारहा मौजू आपके यहाँ आया है, आदमी अब भाग कर जाए कहाँ, शहर के चारों तरफ भी शहर है, ये लहजा तो है। और हम बिल्कुल इन मज़ामीन पे मैं चाहता हूँ ये परिंदे, ये शजर, ये जो आपका बहुत ज़्यादा लगता है कि जैसे आप कुदरत के करीब हैं, तो क्या ये मेल्सी का असर है, उसकी वजह से मज़ामीन आ रहे हैं? लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये कि वो बच्चा जो उस मेले में गया था, जिसे उसने मुशायरा पाया, उसकी मादरी ज़बान तो पंजाबी थी। सो वहाँ से आने वाला बच्चा इस मकाम तक कैसे पहुँचा कि वो ये कहे कि चांद चेहरे मुझे अच्छे तो बहुत लगते हैं, इश्क में उससे करूँगा जिसे उर्दू आए। बिल्कुल ठीक। पहली बात यह है कि मेरी मादरी ज़बान सराइकी है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जिस ज़माने में मैंने शायरी शुरू की, हमारे शहर में बहुत से लोग थे जो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, और वो सब शायर थे। उसमें नेमत अली जिगर हैं, सैयद अली अतर असर हैं, हशमतुल्लाह देलवी हैं, और कई लोग थे। तो उनमें रह के मेरी ट्रेनिंग जो हुई वो उर्दू में हुई। यानी मेरा दिमाग जो है, जैसे कि हम कहते हैं कि जो भी आदमी सोचता है ना वो लफ्ज़ों में सोचता है, तो वो ज़बान उर्दू थी जिससे मेरे दिमाग को सोचना सिखाया गया। मैं आज भी बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं सराइकी में लिखूँ, लेकिन मेरा दिमाग पहले उर्दू में सोचता है, फिर ट्रांसलेट करता हूँ। अच्छा। ये मेरा वो अलमिया है, मैं इसे कोई खुशी से ये बात नहीं कर रहा, मेरा बहुत जी चाहता है कि जो मेरी माँ की ज़बान है मैं उसमें ज़रूर लिखूँ, और मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी हैं। हो सकता है मेरे अंदर जो एक ये हसरत इजहार है, ये किसी वक्त रब इजहार इसको कबूलियत फरमाए और मैं उस ज़बान का भी हक़ अदा कर सकूँ इंशाअल्लाह, क्योंकि बहुत ही मीठी और ख़ूबसूरत ज़बान है सराइकी। जितनी मीठी सराइकी है उतने सुरों के मीठे और आँखों को भाने वाले जनाब नदीम अब्बास हैं। तो अब आपकी आवाज़ हो
अब्बास ताबिश की महफिल हो, बात तो तभी बनेगी जनाब। आपकी गुफ्तगू की छेड़खानी भी हो तो यानी आप जब आपकी बात सुनते हैं तो हर ज़ी-शऊर कोई भी ऐसा हसास आदमी जो दर्द दिल रखता है या जिसके अंदर मोहब्बत की आजमाइश का एक तजुर्बा मौजूद हो, जी। उसके तार ज़रूर छिड़ जाते हैं। आपके और छिड़े हैं तार, आपकी तो तजुर्बात की फहरिस्त भी तवील है। मैं महसूस कर रहा जी, हूँ, जी। आपने अभी देखा कि जब आपने मेरी तरफ आप पलटे हैं जी और खाली हाथ नहीं आए हैं जी, जी। आप तो इसमें गज़ल अब्बास ताबिश साहब की है जी जो हमने क्यों की हुई है, जनाब। और ये कंपोजिशन है मेरे वालिद खान साहब अल्लाह ताला ने वाला की। वाह। और ये ताबिश साहब एक दफ़ा चिन्योट तशरीफ़ लाए थे हमारे घर, तो वहीं पे उन्होंने यानी कुछ गज़लें ऐसे जैसे हमने फरमाइश की जी कुछ सुनाइए, तो अब्बू भी थे उस वक्त बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी आप गज़ल सुनाइए। तो ताबिश साहब ने उन्हें कहा कि ये कभी अच्छा लगता अगर ये कंपोज भी होते हैं। उन्होंने कहा मुझे दीजिए। उसी टाइम हारमोनियम मंगाया गया और उसी वक्त ये गज़ल कंपोज की गई, वाह। और वो मेरे दिल में नक्श है। और हम सब जितना मेरा हल्का बाब है ताबिश साहब का है, वो इस गज़ल से भी मोहब्बत करते हैं और यानी इसका एक अंग है जो आपकी नज़र करता है। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। दश्त में प्यास। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस। जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। दश्त में प्यास।
घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा। हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, दश्त में हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश। हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, जो किनारों को मिलाते हुए मर जाते हैं, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। हम परिंदे कहीं मर जाते हैं, दश्त में प्यार। ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त वक्फ़े से पहले लहन उस परीबश का और बयान अब्बास ताबिश का, क्या हसीन गज़ल थी और क्या सारंगी की लय थी, कमाल हो गया। और मैं आपसे इस वक्फ़े के दौरान कह चुका हूँ कि आप सितम कर रहे हैं कि आप गज़ल नहीं गा रहे हैं, इसलिए कि ये लहजा और ये आवाज़ गज़ल के लिए धुली गई है। जी, आप दुआ करिए कि हमारे सुनने वाले भी जो हैं वो उस गज़ल के लिए तैयार हों और दोबारा से वो माहौल बने गज़ल का। हमारे आप बनाएंगे हम शमून भाई, मैं सबसे ज़रूरी जो एक चीज़ मिस करता हूँ जब कमर्शियल म्यूज़िक में हम लोग जाते हैं, अपने यंगस्टर्स से मिलते हैं। ताबिश साहब क्योंकि ये भी यूनिवर्सिटीज़ में और माशाल्लाह इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन है इन जैसी शख्सियात का कि नई नस्ल के अंदर गज़ल का एक शौक़ पैदा हो गया है और उसको समझने और उसको सुनने की वो बात वहाँ तक पहुँचनी और उसे एंजॉय करते हैं वो उस सतह पे आके। तो एक जो मिसिंग हुई है इन 10 सालों में, मैं ये समझता हूँ वो हमारे नौजवान की संजीदगी छीन ली गई है। और उसकी वजह सोशल मीडिया भी हो सकता है, उसकी बहुत सारी और वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह करे कि वो संजीदगी हमारे नौजवान के पास वापस आए। और वो हमारी खुशगुमानी ये है कि आपके कहने पे अगर सब गड्डी वापस मंगा सकते हैं तो गज़ल भी सुन सकते हैं। अब्बास ताबिश के बारे में जनाब अहमद नदीम कासमी ने कहा कि अब्बास ताबिश के नज़दीक शेर एक ज़ाती वारदात का दर्जा रखता है, वो इसे कोई नज़रिया या कोई फ़लसफ़ा नहीं समझता। अगर उसके शेर पढ़ते हुए आप पर भी वही कैफियत
वारिद होती चली जाए तो ठीक है, वरना दूसरी सूरत में अब्बास ताबिश आपको मजबूर तअम्मुल नहीं करता। ज़ाती वारदात को आपने शेर किया। आपने जो गज़ल अभी वक्फे से पहले इरशाद फरमाई थी उससे बखूबी वाकिफ़ हो जाएंगे हमारे सुनने वाले के जो बचपन की यादें हैं वो आपने कैसे गिरा की। अब्बास भाई, एक और आपका जो जुड़त है, जो मैंने पहले भी आपसे बरसबील तस्करा कही थी, वो जो कुदरत की सिफ़ात है, इसके परिंदे हैं, कहीं शाम को ढलते हुए पंछी आपको खींचते हैं, कभी सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस आपको अपनी जानिब मुतवज्जो करते हैं, कभी आपको जो पेड़ है उससे ये बदगुमानी होती है कि उसने कोई बददयानती की थी। ये क्या अंदाज़ है कि आप इस जानिब आपके इतने ज़्यादा इस्तारे ये हैं? शमून भाई, परिंदे और दरख्त यकीनन मेरे मरकज़ी इस्तारे हैं। दरख्त के बारे में मैं जब देखता हूँ, दरख्त मुझे वली लगता है। हमारा कोई बिछड़ के चला जाए तो हम कितना रोते हैं। दरख्त के वजूद से उगने वाले लाखों पत्ते सूख के टूट के चले जाते हैं, वो वहीं खड़ा रहता है। परिंदे आते हैं, अपने आशियाने बनाते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, दरख्त वहीं खड़ा रहता है। सख्त मौसम आए, हम पे ज़मीन तंग हो, हम हिजरत कर जाते हैं, दरख्त वहीं खड़ा रहता है। सूख जाता। वाह। सर्दी के मौसम में बर्फ़बारी हो रही हो, हम बर्फ़बारी बर्दाश्त नहीं कर सकते, दरख्त अपने ऊपर सफ़ेद चादर पहन के वहीं खड़ा रहता है। शदीद गर्मी में दरख्त वहीं रहता है। इतना साबिर, इतना शाकिर अल्लाह ने बनाया है। तो मैं दरख्त से बहुत कुछ सीखता हूँ। वाह। ये तुम जो मुझसे मोहब्बत का मोल पूछते हो, तुम्हें ये किसने कहा पेड़ छाँव बेचते हैं। वाह वाह। तो एक शेर मैंने और कहा था कि न जाने कौन सा दर्जा है ये फ़कीरी का कि मुझ में आदमी कम और शजर ज़्यादा है। वाह वाह वाह। तो मैं दरख्त को बहुत आइडियलाइज़ करता हूँ और मेरा बस नहीं चलता कि मैं उसे किस तरह बयान करूँ। और परिंदे का भी यही मामला है। परिंदों के हवाले से मैं बहुत बातें कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ नई चीज़ें जो हैं वो मैं कुछ इसमें आपसे शेयर करूं। इरशाद। एक छोटी सी बात के बचपन में वालिद साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी चिड़ियों को दाना डालने की। अच्छा। पानी दाना ये मेरी ड्यूटी थी। जिस दिन मैं भूल जाता तो मुझे डांट पड़ती। ये मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। लेकिन अभी ये पिछली गर्मियों में मैं घर में था, मेरी बेगम दोपहर के वक्त गिराज में गई हैं, तो उन्होंने देखा कि एक परिंदा जो है ना वो गिरा पड़ा है और हाँफ रहा है। तो भागी आई कि वो एक परिंदा गिरा पड़ा है। मैं गया, मैंने उसे उठाया, मैं उसे अंदर ले आया एसी वाले कमरे में। मैंने उसे पानी सामने रखा, नहीं उसने पिया, दाना रखा, नहीं खाया। फिर मैंने उसकी चोंच जो है ना वो पानी के उसमें प्याले में डाली तो उसने कुछ वो पी लिया। मुझे कोई 15-20 मिनट बाद महसूस हुआ कि ये परिंदा ब्लाइंड है। मैं बड़ा अजीब-ओ-गरीब कैफियत। खैर वो परिंदा अपने उसमें आ गया, उसमें एनर्जी पैदा हुई। फिर मैं सोच रहा था कि अब इसका क्या किया जाए। मेरे घर के जो लॉन है उसमें एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। मैंने कहा मैं इसे ना इसके ऊपर वो रख देता हूँ, ये उड़ जाएगा। आप यकीन कीजिए शमून भाई, जैसे ही मैंने उसे ऊपर रखा उसकी डार कहीं उसे तलाश कर रही थी। वो मेरे देखते ही उस डार में उड़ के चला गया। वाह। तो अल्लाह ने परिंदों से मुझे इतना जोड़ा हुआ है। एक छोटा सा तजुर्बा और मैं शेयर करता हूँ। मैं अमेरिका में था, गालवेस्टन बीच पर एक दोस्त ले गए। उन्होंने रास्ते में ब्रेड ख़रीदी। मैंने समझा कि हमें खिलाने के लिए कि वहाँ खाने को कुछ नहीं मिलेगा। मैंने सोचा इसके साथ कोई बटर वटर नहीं लिया, इसने सिर्फ ब्रेड लेके जा रहा है। तो वहाँ जाके पता चला कि वो ब्रेड तोड़ के उसने 2-3 बार ऐसे ऊपर उछाली और सीगल्स जो है वो आ गए। अच्छा। हम 3 लोग थे, तो तीनों यही काम कर रहे थे। मेरे ऊपर भी एक अम्ब्रेला बनी हुई है सीगल्स की। मैं जैसे मूव करता हूँ वो अम्ब्रेला साथ साथ चलती है।
अब मैं उन्हें फेंक रहा हूँ, वो टुकड़े डाल रहा हूँ, वो कैच कर रहे हैं, तो मुझे इतना ज़बरदस्त तजुर्बा वो महसूस हुआ। बहुत जल्द मुझे लगा कि इनमें एक सीगल जो है बेचारा बहुत कमज़ोर है, वो कैच नहीं कर पा रहा। अब मैंने एक मसला बना लिया कि जब ये कैच करेगा तो मैं ये छोड़ूंगा। आखिर उसने कोई घंटे डेढ़ की मेरी एफर्ट के बाद उसने कैच किया और उसके बाद मैं आया। उसके बाद कुछ 4-5 दिन मैंने अपने बाजू की मालिश करवाई, लेकिन आई एंजॉयड। मैं उसे आज भी याद करता हूँ। तो परिंदों के साथ जो जुड़त है ना, ये बड़ी अजीब व गरीब है। आबो दाना भी नहीं और परिंदा खुश है, मैं इसे देख के खुश हूँ कि ये कितना खुश है। वाह वाह वाह। बस भाई बात ऐसी, आपने ऐसा सहर तारी किया है कि इस सहर को तोड़ने के लिए मुझे आपसे गुजारिश करती हैं कि पहले मुझे कुछ अपना कलाम सुना दीजिए। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो सकता। वाह। जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, जिससे पूछे तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। ठीक है, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। ये आपने तायीद की है इस जी बात जी की? बिल्कुल। अच्छा, मैं एक जगह ये पढ़ रहा था तो किसी खूबसूरत ने कहा कि खूबसूरत लोग वफादार होते हैं। मैंने कहा अगर होते हैं तो आप साबित कर दीजिए। अच्छा। खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता, एक मोहब्बत तो कई बार भी हो सकती है, एक मोहब्बत तो कई बार भी हो सकती है, एक ही शख्स कई बार नहीं हो सकता। वाह। एक ही शख्स कई बार नहीं हो सकता। वैसे तो इश्क का होना ही बहुत मुश्किल है, वैसे तो इश्क का होना ही बहुत मुश्किल है, हो भी जाए तो लगातार नहीं हो सकता। वाह। इसलिए चाहता हूँ तेरी पलक पर होना, इसलिए चाहता हूँ तेरी पलक पर होना, मैं कहीं और नमूदार नहीं हो सकता। वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ऐसा क्या लतीफ़ जज्बे का और ऐसे नटखट लहजे का शायर अपने चेहरे मोहरे से इतना गुस्सीला क्यों लगता है कि पहली नज़र में ये मालूम होता है कि साहिब जो हैं वो मैंने शुरू में पहलवानों का जिक्र कर दिया था, 2-4 मुक्के तो जड़ देंगे। क्यों गुस्सीला आपका तासुर क्यों है? पता नहीं। मैं आपने अपने एक जगह ये कहा है कि आप चलती हवा से भी भिड़ जाया करते थे। बिल्कुल, एक ज़माना था ऐसा था। तो वो अहद बदला कैसे? हाँ, पहले तो आपने 2-3 बार पहलवान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो मैं उस हवाले से थोड़ी सी बात कर लूँ। मैं बचपन में भी इसी तरह ही बल्कि था, 5वीं जमात में पढ़ता था, तो हमारे शहर मेलसी में हर जुमा को दंगल होता था। तो वालिद साहब मुझे ले गए वहाँ। एक बच्चा था, उसका कोई जोड़ नहीं मिल रहा था, वो बड़ा ऐसे पतला सा, और तो मेरी तरफ नज़र पड़ी उनकी मेज़बानों की। उन्होंने कहा कि ये बच्चे की अगर इसके साथ कुश्ती करवा दी जाए। वालिद साहब ने कहा तू मोटा ताज़ा चल। मैं गया, उसने मुझे फ़ौरन उठा के नीचे मारा। मैं घर आया रोता हुआ। वालिद साहब कहते क्या हुआ, क्यों, क्या मसला है? मैंने कहा जी अब तो मैंने कुश्ती सीखनी है। बाकायदा मैंने उस ज़माने में, यानी 5वीं-6ठी का बच्चा जो है, वो एक मुल्तान के बहुत बड़े पहलवान थे जो आलमी सतह के उस्ताद ज़मन खान, अच्छा, मेलसी में उनका अखाड़ा था। वहाँ जाके मैं उनका शागिर्द हुआ, उन्होंने वालिद साहब ने किया। कुछ 4-5-6 महीने मैंने वो कुश्ती सीखी। उसके बाद वो दंगल हुआ, उससे मेरा मुकाबला हुआ, मैंने उसे गिराया और उसके बाद कुश्ती छोड़ दी। अच्छा। अच्छा, सही। तो बात यह है कि आप खबरदार कर रहे हैं या वाक़या? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। गुस्सा मुझे बहुत आता था और वाकई ऐसा लगता था कि हवा भी छू के गुजरी है तो मैं उसे मारूं। देखिए, शायरी जो है ना, शायरी ये बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। मैं सबको यही कहता हूँ, शायरी जो है ये म्यूज़िक है, शायरी है, मुसव्वरी है, जितने भी फ़नून लतीफ़ा हैं, ये इनके अंदर आपकी नफ्सियाती, रूहानी, जिस्मानी बीमारियों का इलाज मौजूद है।
मैं उदास होता हूँ ना जब, मैं कोई म्यूज़िक लगा लेता हूँ, ठीक है। बिल्कुल कैथारसिस है। मसलन मैं किसी फ़िराक की हालत में हूँ, ख्वाजा फ़रीद की काफ़ी मैं सुननी शुरू कर दूँगा, दिलड़ी लुटी तैं यार सजन, उसके साथ मुझे महसूस होगा कि मेरी वो कैफियत जो है ना वो सेटल डाउन हो गई है। मसलन किसी का इंतज़ार है, कोई नहीं आ रहा, उस्ताद अल्लाह देता लूने खान का, लूने वाले का ज़िक्र हुआ यहाँ, उनसे हमारी बड़ी अकीदत थी, मेरी शकील जाजिब की। जी। तो जिस महफ़िल का ज़िक्र नदीम ने किया, हम गए वहाँ उनके पास, तो उन्होंने जान पवे ना जान वे वेड़े आवड़ मेरे, तो आप यकीन करें कि इसकी उन्होंने 10 कंपोजिशनें बनाई हुई थी। अच्छा। मैं आज भी जब कोई एक इंतज़ार में बंदा थक जाता है ना, तो इस काफ़ी में मैं पनाह लेता हूँ। मैं नदीम की आवाज़ में लगा लूँगा, उस्ताद अल्लाह देता लूने वाले की आवाज़ में लगा लूँगा, और फिर उसके बाद मैं देखता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि कोई नहीं आया और मुझे लगता है वो आया हुआ है। तो शायरी जो है भाई, ये एक ऐसी चीज़ है कि आप उदास हैं, गमज़दा हैं, कुछ हैं, तो मेरा गुस्सा जो था ना, मैं उस पॉइंट पे आके, उसमें क्या था कि सूफियाना कलाम, मैं उसका बड़ा कायल हूँ। ख्वाजा फ़रीद बचपन से हम सुन रहे हैं, लिखता मैं उर्दू हूँ, लेकिन मेरी शायरी में अगर आप देखें तो लुकेल सारा चोलिस्तान का है। बिल्कुल। ये दश्त वही है जहाँ से परिंदे हिजरत करके गए और अब आते हैं सख्त मौसम में, लाखों की तादाद में मर जाते हैं। तो सुल्तान बाहू का एक मिसरा था कि ताड़ी मार उड़ा ना बाहू, असी आपे ही उड्डण हारे हूँ। मैं जब पढ़ता रहता था, मुझे लगता था कि यार इसका क्या मतलब है। मैंने अपने तौर पे सोचा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने साहिवाल कॉलेज में, कि ताड़ी मार यानी इरिटेट करना। तो मैंने सोचा कि यार मुझे भी इरिटेट किया जा रहा है, तो मैं इरिटेट करने से पहले ही हट जाता हूँ पीछे। तो मेरा गुस्सा जो है वो सेटल डाउन हो गया। गुस्सा आता है मुझे, आना चाहिए, जिसको नहीं आता वो पेशेंट है। मुझे आता है गुस्सा, लेकिन वो थोड़ी देर का होता है, उसके बाद मैं सेटल डाउन। नदीम कुछ कह रहे थे, आवाज़ आई थी बीच में। ताबिर साहब, मैं ये कह रहा था कि आप इतनी खूबसूरत बात इंतज़ार की कर रहे थे। मुझे आपको पता है ना कि आपका बहुत सारा कलाम जो शायद आपको भूल चुका हो, मुझे वो कई दफ़ा याद रह जाता है। एक गज़ल थी ताबिर साहब की, जब इंतज़ार के लम्हे पिघलने लगते हैं। शमून भाई, इसकी हम गुजारिश करते हैं आपसे कि इसके 2-4 अशार प्लीज़ अता कीजिए। सारी गज़ल याद नहीं होगी, 2-3 शेर होंगे, वो मैं पेश कर देता हूँ। जब इंतज़ार के लम्हे पिघलने लगते हैं, वाह। जब इंतज़ार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं। वाह। मैं इसलिए भी परिंदों से दूर भागता हूँ कि इनमें रह के मेरे पर निकलने लगते हैं। वाह। पर निकलने मैं इसलिए भी परिंदों से दूर भागता हूँ कि इनमें रह के मेरे पर निकलने लगते हैं। वो हाथ हाथ में आने की देर होती है, सितारे और किसी रुख पे चलने लगते हैं। वाह। अब्बास भाई, हम नदीम की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन गज़ल में और जो आपने मजमून बांधे हैं उसमें मैंने आगाज़ में गज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो, कहो मजनू के मरने की, जो मटिया महल की जानिब जा रहे हैं वाजिद अली शाह वाजिद, और क्या पैगाम। बज़ाहिर शेर रुमानवियत का है, लेकिन पयाम सियासी है। आपका एक शेर, कोई अफवाह भी आंगन में उतर सकती है, ये ज़रूरी नहीं खिड़की से हवा ही आए। हम इस पे बात करना चाहते हैं कि ये एक बड़ा आज का चलता हुआ मौजू है, लेकिन मौजू आप भी हैं, और हम ये चाहते हैं कि आपकी आवाज़ शामिल रहे, आपकी फरमाइशें ही नहीं, हमें भी आपसे फरमाइश करने का हक़ है। बहुत शुक्रिया शमून भाई, ये एक बड़ी खूबसूरत गज़ल है, मेरी बहुत फेवरेट है, ताबिर साहब की लिखी हुई है, और मुझे हकीर की कंपोजिशन है। अच्छा, माशाअल्लाह जी, जो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जी।
तूने वैसे भी मेरे दिल से निकल जाना था। तूने वैसे भी मेरे दिल से निकल जाना था। मेरे लहजे मेरे लहजे मेरी आवाज में ढल जाना था। तूने वैसे भी मेरे दिल से निकल जाना था। तेरे बस में भी न थे जो तेरे बाइस भी न थे। तेरे बस में भी न थे जो तेरे बाइस थे। उन मसाइल का भी मैंने तुझे हल जाना था। मेरे लहजे मेरी आवाज में ढल जाना था। तूने वैसे भी मेरे दिल से निकल जाना था। एक मकाम ऐसा भी आया मेरे बिछड़े हुए दोस्त। एक मकाम ऐसा भी आया मेरे बिछड़े दोस्त। मैंने तुझको भी उदासी में खलल जाना था। मैंने तुझको भी उदासी में खलल जाना था। मेरे लहजे मेरी आवाज में ढल जाना था। तूने वैसे
ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त और गुफ्तगू जनाब अब्बास ताबिश से और गायकी जनाब नदीम अब्बास लूनेवाला की। क्या महफ़िल है और क्या रात गए का असर है। आपकी गुफ्तगू साबिक़ा मेरे पेश नज़र है कि जिसमें आपने फरमाया अब्बास भाई कि गज़ल अपने ज़ाहिर में नहीं बल्कि अपने बातिन में तब्दीली कबूल करती है। और इस हवाले से मैंने वक्फ़े पे जाने से पहले आपका एक शेर भी आपके सामने पेश किया। इसी नौ का एक शेर और मेरे सामने है कि जब बन गया तो इसकी दुनिया मिसाल देगी, तामीर हो रहा है मलबे से घर हमारा। या आपका ये कहना है कि ये तो अब इश्क में जी लगने लगा है, कुछ इस तरफ पहले पहल घेर के लाया गया है। बज़ाहिर मज़मून सीधा सादा रुमानवी है, लेकिन बातिन में कुछ और बात की तह में बात रखी गई है। जी। ये इस तरफ जो आप के मज़ामीन हैं, क्या ये भी आपकी एक लाशऊरी कोशिश थी, क्योंकि जहाँ बच्चे का इस्तारा बहुत है कि जिससे आप खिलौना किसी सूरत नहीं छीन सकते हैं, या परिंदे का इस्तारा है, उससे मुख्तलिफ ये हमें ज़रा शहरी मसाइल के मज़ामीन लगते हैं। जी ये कहाँ से आपके यहाँ जी ये रंग आ रहा है? मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेलसी जो है ना वो एक शहर है। पढ़ता रहा हूँ मैं गांव में। मैं गांव और शहर दोनों को जानता हूँ। उसके बाद मैं 20 साल की उम्र में लाहौर आ गया, यानी 1981 में। तो अब मुझे आए हुए 42 बरस हो गए। तो इस लाहौर को भी मैंने देखा, इसको भी, इसका फैलाव भी देखा और इसके मसाइल भी देखे। और एक ज़माना था माल रोड पे मैं रात को वॉक किया करता था, लेकिन अब आप नहीं कर सकते। तो शहर जब बदलते हैं तो वो आपको एक और तरह से मुतासिर करते हैं। अच्छा, बात यह है कि शऊरी या लाशऊरी की बात नहीं है, तख्लीकी अमल बड़ा पेचीदा है। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हों जो मेरे शऊर से लाशऊर में चली जाएं और किसी वक्त मैं शेर जो है उस पर कह दूँ। तो जब आँखें और कान खुली रख के हम लोग चलते हैं तो वो चीज़ें हमारे अंदर डिपॉज़िट होती चली जाती हैं। मुझे एक लम्हा बहुत अच्छा लगा है या बुरा लगा है, तो उसको लाशऊर में जब वो चला जाएगा वो मल्टीप्लाई होता रहता है। एक छोटी सी बात जो इसी से ही रेलेवेंट है, मसलन हमें कोई आदमी नज़र आता है तो हम एक नज़र में देख के कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा आदमी है, क्योंकि उसकी शक्ल अच्छी होती है। अगर मेरे जैसा आदमी आपको नज़र आए तो आप कहेंगे ये गुस्से वाला और मुक्का मारेगा। मैं आपका जुमला ही दोहरा रहा हूँ। अच्छा, हालांकि आप मुझे जानते नहीं हैं, ना उस खूबसूरत आदमी को जानते हैं, ना मुझे जानते हैं, लेकिन वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन जो है ना, इसने हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद की हुई हैं। मुझे कोई बुरा लगा तो वो लम्हा हमारे लाशऊर में चला गया, मल्टीप्लाई होता रहा। 10 साल बाद मैं किसी ऐसी स्टेज पे बैठा हूँ, वो बंदा सामने आएगा तो वो सारा डाटा जो है वो शऊर में आएगा और मैं उसे क्रश कर दूँगा। कोई अच्छा लगा है, 10 साल बाद आएगा, मैं किसी अच्छी पोस्ट पे बैठा हूँ तो मैं उसे देख के वो सारा डाटा आएगा और मैं उसके रास्ते में बेच जाऊँगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें ख़राब करती हैं। इसका हल, मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, एक साहब से मैंने ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा कि माइंड लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है उसके तहत हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। बस कोई बंदा बुरा लगा तो उसी लम्हे आप सोच लें कि यार मैं तो इसे जानता ही नहीं हूँ, क्यों मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, तो वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा लगा तो उसके बारे में तो खैर मैं नहीं कहता कि डिलीट करना चाहिए, लेकिन वो भी सोच लें कि अच्छा होगा तो साबित हो जाएगा। तो बात यह है कि मुशाहिदा करना और उसके बाद चीज़ों को अपने अंदर प्रिजर्व करना और फिर अपना तजुर्बा बना के सामने लाना। मुतालिया भी हमारा एक सतह पे, कोई शेर हमें अच्छा लगा है तो क्या वो हमारी ज़ात का हिस्सा नहीं बनेगा? बनेगा, वो हमारे तजुर्बे में शामिल होगा। रिवायत भी इसी तरह हमारे तजुर्बे में शामिल होती है कि मुझे मीर का शेर अगर है कि चश्म हो तो आईना खाना है दहर, मुंह नज़र आते हैं दीवारों के बीच, ये आज का शेर नहीं है? वाह। रिमोट कंट्रोल से आप जो है वो पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। अच्छा, कि ऐसी बात है और असर होता है
तो आपके एक बहुत अजीज़ दोस्त रहे, उनका कहना ये है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहान में क्या, जॉन एलिया। जॉन है। लेकिन आपका आहंग और जॉन का बिल्कुल मुख्तलिफ अलग है। चीज़, अलग। आप बहुत साथ रहे लेकिन रंग नहीं है। जी नहीं, जॉन साहब से मैं कराची में तो नहीं रहा। एक ज़माने में मुझे पब्लिशिंग का एक मेरा सिलसिला था। ओके। तो जॉन साहब की मैंने एक किताब शायद जो है उसके 2-3 एडिशन मैंने शाया किए थे। उस हवाले से जॉन साहब से बड़ी कुर्बत रही। लाहौर आए जिस ज़माने में, तो उस ज़माने में भी बहुत साथ रहे हम। फिर कराची जाना होता था तो जॉन साहब की खलवत और जलवत दोनों को हमने बड़े करीब से देखा। तो बात यह है कि आपका कोई भी प्यारा हो ना, जॉन मुझे बहुत प्यारे हैं। जैसे बाप जो होता है बड़ा प्यारा होता है, बाप से भी एक लव एंड हेट रिलेशनशिप होता है कि नदीम चाहेगा कि मेरा बाप जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने बाप जैसा नहीं बनना, मुझे अपना रास्ता निकालना है। तो जॉन से भी शायद मेरा कहीं लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है कि उनके लहजे को मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन उन जैसा मैं उन जैसा नहीं बना। खालिद अहमद साहब, आप यहाँ शहर में तशरीफ़ लाए और वो उनको आपने उस्ताद का दर्जा दिया, उनका आप पे कितना रंग चढ़ा? हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि खालिद अहमद से मैंने सीखा, और सीखा इस तरह के मैं रोज़नामा जंग में था, एक साहब आए मेरे पास, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई इस शहर में नए नए आए हो, कुछ लोगों से बच के रहना। उनमें एक नाम खालिद अहमद था। अब मेरी एक नफ्सियात समझ लें, जिस काम से मुझे रोका जाए एक बार मैं करता ज़रूर जी। वो जो भी उसका नतीजा हो। तो मैं ढूंढने निकल खड़ा हुआ कि जी खालिद अहमद साहब कहाँ होते हैं। तो यहाँ कई मेडिकल कॉलेज जो है उसके हॉस्टल के बैक पे एक चढ़ाई है, उस पर वहाँ फ़नून का दफ्तर था। वहाँ मैं पहुँच गया एक दिन शाम में। जब मैं एंटर हुआ हूँ तो वही साहब जो मना कर रहे थे वो उनके साथ बैठे हुए उनका घुटना दबा रहे थे। अच्छा, मैंने उन्हें एहसास नहीं दिलाया। खैर, खालिद अहमद से इस तरह मुलाकात हुई। खालिद अहमद से मैंने ज़िंदगी सीखी है। वो शख्सियत नहीं था, वो शख्स था। क्रिएटिव आदमी को शख्सियत नहीं होना चाहिए, उसे शख्स होना चाहिए। गालिब जैसे हमारी तारीख़ का एक शख्स था, उसको कोई भी गिरबान से भी पकड़ सकता है, कोई सवाल भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है। जो लोग क्रिएटिव लोग शख्सियत बन जाते हैं, मैं समझता हूँ उनका डायलॉग ख़त्म हो जाता है माशरे से और उनका सफ़र भी रुक जाता है। तो खालिद अहमद से हमने ये सीखा है भाई, आज भी कोई मुझे कोई जो मर्ज़ी कह ले मैं सुनता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो बहुत तारीफ़ कर रहा है और जो बहुत बुराई कर रहा है, इन दोनों के दरमियान कहीं सच है, उसको मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और ये मैंने खालिद अहमद से सीखा है। एक और शख्सियत इसी वक्त जो आपकी ज़िंदगी में दाखिल हुई वो जनाब ज़फ़र इकबाल की थी, लेकिन ये ताल्लुक़ ज़ाहिर है आपका रहा होगा और होगा, लेकिन जो अदबी एक ताल्लुक़ है, आपने उनकी गज़ल को रिवायत से जुड़ा नहीं पाया, और आपके अंदर तो सिराज औरंगाबादी सदा दे रहा था, मसहफ़ी के आप मुतक़िद थे, मसनवी सहरुल बयान देख रहे थे, तो आप वो लहजा ढूंढने निकले थे। जी हाँ, तो ये लहजा भी मैं उस वक्त ढूंढने निकला जब खालिद अहमद से तारुफ़ हुआ, और उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि आइडियल जो है ना वो बहुत बड़ा होना चाहिए। ज़फ़र साहब बहुत बड़े शायर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रिवायत से ला ताल्लुकी का ऐलान वो ख़ुद करते हैं। जी, वैसे उन्होंने कई जगह कहा है कि जी मैं 9th क्लास में मैंने मीर का दीवान उठा के असरार ज़ैदी को दे दिया था, यानी मैंने पढ़ाई नहीं है। फिर उन्होंने एक मुज़फ़्फ़र अली सैयद को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं शेर में तहदारी का कायल नहीं हूँ, शेर जो है कह रहा होना चाहिए, हालांकि उनके अपने अशार में तहदारी होती है। तो उनकी इन स्टेटमेंट्स ने भी थोड़ा सा मुझे कहा कि यार ये बंदा जो है ना ये ज़्यादा दूर तक इसके साथ चलना मुश्किल है। लेकिन ये इख्तिलाफ क़तई तौर पे फ़नी और शेरी और अदबी है, बिल्कुल। इसका कोई ताल्लुक़ जो है वो ज़ाती ज़ाती नहीं सतह है, पे ना नहीं ना है। ना ना बिल्कुल नहीं है। मैं नदीम की तरफ जाने से पहले बहुत देर से एक बात कहना चाह रहा हूँ, और मुझे नहीं मालूम कि इसके बाद वक्त कितना होगा हमारे पास।
शेर जज्बे का तर्जुमान है बिल्कुल ठीक। और इश्क सिर्फ एक मखसूस राह का मुसाफिर नहीं है। नहीं। उसके कई पहलू हैं। एक पहलू कि जहाँ जाके आँख नम हो जाए अब्बास ताबिश को पढ़ के, और जहाँ हर शख्स चाहे वो उस मखसूस इश्क से की वारदात में मुब्तला हुआ हो ना हुआ हो, इस इश्क में ज़रूर मुब्तला है। कि जब अब्बास ताबिश ये कह दे कि वो अक्सर ख्वाब में आकर मेरी हालत पे रोती है कि ज़ेर खाक भी माँ की परेशानी नहीं जाती, और कलाओ तख्त से शहजादगी बिल्कुल नहीं मशरूत कि जब तक माँ हो जिंदा बुए सुल्तानी नहीं जाती। देखिए बात यह है कि ग़ुलाम मोहम्मद कासिर का एक शेर है, वो कहता है कि पहले एक शख्स मेरी ज़ात बना और फिर पूरी कायनात बना। इश्क का जज्बा जो है ना, ये बहरहाल किसी एक शख्सियत से मखसूस है, और वो शख्सियत फिर जब कायनात बन जाती है तो उसमें सब कुछ आ जाता है। यानी उस कायनात में फिर खुदा भी है, मजाज और हकीकत के सारे सिलसिले ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन शुरू कहीं से होता है, और मेरा ख़्याल में ये सिलसिला शुरू भी माँ से होता है और ख़त्म भी माँ पे होता है। शायद ख़त्म नहीं होता, मैंने ये गलत जुमला बोला, कि माँ एक ऐसी शख्सियत है कि जैसे अल्लाह करीम कहता है कि मुझसे डरो। मैंने इस पर बड़ा गौर किया, क्यों कहता है डरो भाई। मैंने फिर सोचा कि जब मैं ख्वाब में डर के ऐसे हड़बड़ा के उठता था तो किससे लिपटता था? माँ से लिपटता था। डर जो होता है वो आपको करीब करता है। हम जो कहते हैं ना, बड़ों का डर होना चाहिए दिल में, क्या है? इसलिए कि करीब होना चाहिए। और फिर डर जो है ये आदमी को क्रिएटिव बनाता है। आप जितना किसी से डरते हैं ना, आपके अंदर तहजीब पैदा होती है, आप उसका एहतराम करते हैं। जब डर ख़त्म हो जाता है तो फिर आप उसके मुंह को आते हैं। खैर बात हो रही थी माँ की, तो माँ भाई बात ऐसी है कि मैंने तो हमेशा, बल्कि मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है कि मैं स्टूडेंट था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का। एक ऐसा ज़माना कि कोई पता नहीं होता था कि कैसे महीना गुजारना है। हमने 2 शलवारें कमीज़ें होती थी, एक धोते थे एक पहनते थे। कॉलेज में ब्लेज़र की ज़रूरत है तो वो भी हमारे पास नहीं है। रात को परेशानी है तो न्यू हॉस्टल की छत पे मैं ऐसे फिर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, रोक जे सकनी है रोक माए नी, रोक जे सकनी है रोक। मैं ये मिसरा सारी रात पढ़ता रहता हूँ। माए नी मैनू खेडन दे, मेरा वत खेडन कौन आसी। तो हमारी तो भाई शायरी की भी एक घुट्टी होती है ना, उस घुट्टी में ख्वाजा फरीद हैं, उसमें शाह हुसैन है, उसमें सुल्तान बाहू है, उसमें बुल्ले शाह है। तो मैं समझता हूँ कि इन बड़ों से ही ये मुझे चीज़ मिली है कि मैं माँ के इश्क को अपनी शायरी में बयान करूँ। बल्कि मैं दावा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया। ये मेरा शेर 87 का है। 1997 में मैं अमेरिका गया, वहाँ मैंने ये शेर पढ़ा मुशायरों में। बशीर बद्र थे उसमें, अल्लाह उन्हें सेहत दे, बीमार हैं बहुत। शेर आप अपनी ज़बान में पहले अपनी आवाज़ एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। तो बशीर बद्र ये शेर लेके इंडिया गए, वहाँ उन्होंने मुशायरों की निज़ामत में ये शेर पढ़ा, और इसका एक क्लिप कहीं मौजूद है। राहत इंदौरी ने मेरे साथ एक शाम थी इंदौर में, तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले इस बंदे ने शेर कहा था माँ पे, बशीर बद्र उस शेर को यहाँ लाए, और अब हिंदुस्तान का हर शायर माँ को गोदी में उठा के मुशायरा गाह में दाखिल होता है। फिर तो ये समझ लिया गया ना कि माँ पे शेर लिखेंगे तो मुशायरे में लोग पसंद करेंगे। तो भाई माँ इश्क जो होता है उसमें बनावट नहीं होती। माँ पे मैं रोज़ हज़ारों शेर लिख सकता हूँ। 4 शेर सुना दीजिए मुझे जी। इसी मौजू पे। इसी मौजू पे गज़ल है, उसमें एक शेर जो है अभी मैंने कुछ अर्सा पहले कहा है,
वो मैं आपको पेश कर देता हूँ कि तुम हो तो करीब और करीबे रगे जां हो, तुम हो तो करीब और कभी करीबे रगे जां हो, फिर क्यों ये मुझे पूछना पड़ता है कहाँ हो। मुमकिन है कि इस बाग में दम घुटने का बायस, मुमकिन है कि इस बाग में दम घुटने का बायस खुशबू जिसे कहते हैं वो फूलों का धुआं हो। माँ थी तो मुझे रात नहीं पड़ती थी बाहर, माँ थी तो मुझे रात नहीं पड़ती थी बाहर, अब कोई नहीं पूछता अब्बास कहाँ हो, वाह, अब कोई नहीं पूछता अब्बास कहाँ हो। इस तरह सरे फर्शे अज़ा बैठी है ताबिश, इस तरह सरे फर्शे अज़ा बैठी है ताबिश, जैसे ये उदासी किसी मकतूल की माँ हो। वाह वाह, क्या आपने करबला वालों की माँओं से हमें जोड़ दिया। मैं नदीम तुम्हारी तरफ आऊँ, क्या अच्छा मौजू गज़ल में सबका कर्ब जो है, बच्चा माँ के बहुत करीब होता है और हमारे अंदर का बच्चा कभी मरता नहीं है, चाहे कनपट्टियों के बाल सफ़ेद हो जाएं। क्या सुना रहे हैं हमें? एक गज़ल है ताबिश साहब की, और मैंने क्योंकि कुछ चीज़ें ताबिश साहब की कंपोज की थी, गाई थी, तो उनमें से ये गज़ल है। हमें चुप रहे के जो एक साथ बिता हुआ है, हमें चुप रहे जो एक साथ बिताया हुआ है। वो ज़माना, वो ज़माना, वो ज़माना मेरी आवाज़ में आया हुआ है। हमने बरसों से जो एक साथ बिताया हुआ है। गैर मानूस सी खुशबू से मुझे लगता है, गैर मानूस सी खुशबू से मुझे लगता है, गैर मानूस सी खुशबू से मुझे लगता है, तूने ये हाथ कहीं और मिलाया हुआ है। वो ज़माना, वो ज़माना, वो ज़माना मेरी आवाज़ में आया हुआ है। हमें जो के साथ बिताया
तो क्या देखता हूँ, मैं उसे देख के लौटा हूँ, तो क्या देखता हूँ, शहर का शहर मुझे देखने आया हुआ है। वो ज़माना, वो ज़माना, वो ज़माना मेरी आवाज़ में आया हुआ है। हमें बरसों से जो एक साथ बिताया हुआ है। कामते यार सा मिसरा जो कभी हो सरजद, कामते यार सा मिसरा जो कभी हो सरजद, कामते यार सा मिसरा जो कभी हो सरजद, लोग कहते हैं कि मज़मून उठाया हुआ है। लोग कहते हैं कि मज़मून उठाया हुआ है। वो ज़माना, वो ज़माना, वो ज़माना मेरी आवाज़ में आया हुआ है। हमें चुप रहे के जो एक साथ बिताया ख़वातीन हज़रात, रात गए कि ये नशस्त कब शुरू हुई और कब अपने इख्तितामी मराहिल में पहुँच गई, कुछ इल्म ही नहीं हुआ। क्या जनाबे अब्बास ताबिश की शायरी का सहर है या जनाब नदीम अब्बास लूणेवाला की गायकी का सहर है। आपसे हमने अब्बास ताबिश बतौर शायर मुलाकात करवा दी, अब रूए सुखन फिरता है अब्बास ताबिश बतौर अफसर, और वो भी अदब के अफसर। आप मजलिस तरक्की अदब, जो आप फ़नून की सीढ़ियाँ चढ़े थे पहली गज़ल लेके, और क्या ये हुस्न तमाशा है कि घूम फिर के आप उसी नशस्त पे ला के बिठा दिए गए हैं जो जनाब अहमद नदीम कासमी की है। ये तमाम इदारे, और हम देखते हैं कि रियासत में पिछले 75 सालों में ज़बान व अदब की तरवीज के लिए बहुत से इदारे तख्लीक किए। यहाँ तक कि एक उर्दू साइंस बोर्ड भी है, एक उर्दू डिक्शनरी बोर्ड है, हमारे यहाँ मुक़्तदरा कौमी ज़बान है, हमारे यहाँ अकादमी अदबियात है, कराची में बाबाए उर्दू की मीरास मजलिस तरक्की अदब अंजुमन तरक्की उर्दू है, और यहाँ लाहौर में आपके पास
ये इदारा है। और इस पे भी अगर आप अमानत की अंदर सभा लेने निकले, आप सिराज औरंगाबादी का कलाम लेने निकले, आप मुहर्रम के अय्याम में उर्दू बाज़ार में मिरासी अनीस लेने चले जाइए, या आप मसनवी सहरुल बयान, आप ख़ुद उसके कायल हैं, वो लेने जाएं, तो ये किताबें आपको किसी बुक स्टॉल पे मिलती नहीं हैं। इन इदारों का कहना है कि इनके यहाँ होती हैं, लेकिन सरकार के दफातर बावजूद कुछ शाम दोपहर के बाद खुलते हैं, और अभी वक्त हुआ नहीं चाहता है कि वो जो बेचते थे दवाए दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। तो फिर क्या होगा उस क्लासिकी अदब का जिसका अब्बास ताबिश बतौर शायर दीवाना तो है, लेकिन बतौर अफसर हमें फराहम कर नहीं पा रहा। शमून भाई, पहली बात तो ये है कि मैं अफसर नहीं हूँ, मैं खादिम अदब हूँ। अदब की खिदमत के लिए ये ज़िम्मेदारी मुझे हुकूमत पंजाब ने दी है और मैं इसे एज़ाज़ समझकर मैंने कबूल किया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 24 बरस हम उसी कमरे में जहाँ मैं आजकल बैठता हूँ, कासमी साहब उस सीट पे होते थे और हम साथ वाले सोफ़े पे बैठ के उनकी ज़ियारत किया करते थे। तो मैं एज़ाज़ समझकर वहाँ बैठा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे क्लासिकी अदब से सिर्फ़ ताल्लुक़ नहीं है मेरा, मुझे इश्क है। मैं इन शुअरा के दवावीन में मैंने ज़िंदगी गुजारी है और मैं ये चाहता हूँ कि वो सब चीज़ें अवेलेबल हों। अफसोस से कहना पड़ता है कुछ अर्सा तक ये चीज़ें गायब हो गई, लेकिन अब वो सारी चीज़ें आ रही हैं। मसलन सबसे पहले तारीख़ अदब उर्दू डॉक्टर जमील जालबी की 4 वॉल्यूम में है, जो मजलिस तरक्की अदब का एक बड़ा कारनामा है। और ये तारीख़ जालबी साहब ने तोहफ़तन अहमद नदीम कासमी साहब को दी। अच्छा। और वो तारीख़ जो ज़रूरत है तलबा की, वो कोई 3-4 बरस से वो थी नहीं। तो मैंने आते ही सबसे पहला ये काम किया कि वो इस वक्त शाया हो गई है। और इसके साथ ये 300 साला जश्न सालगिरह है मीर साहब का। तो मीर साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मैंने सहीफ़ा का मीर नंबर जो है वो शाया किया है। अच्छा। इसके अलावा नासिर काज़मी का इंतखाब मीर उसे छापा है। फिर एक किताब आज से 35 बरस पहले मैंने कहीं पढ़ी थी, बदन नामा मीर। मीर साहब की शायरी में सरापा निगारी के हवाले से जो अशार हैं वो भी सैकड़ों की तादाद में है। तो उसका एक इंतखाब है वो बहुत खूबसूरत कि मीर ने आँख पे कितने शेर कहे और उनका बेहतरीन इंतखाब कौन सा है। जुल्फ़ पे कितने शेर कहे, चाल पे, हाथ पे, इशारों पे, यानी वो सरापा निगारी के हवाले से, यानी एक जमालियाती हवाले से वो मीर का ऐसा लाजवाब इंतखाब है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कुछ एम्बेसीज़ के साथ भी MOU साइन कर रहे हैं कि आलमी अदब जो है उसको तर्जुमा करके मजलिस के प्लेटफार्म से उसे शाया किया जाए, ताकि वहाँ का क्लासिकी अदब भी जो है वो और जदीद अदब भी हमारे क़ारीन तक पहुँचे। इसके अलावा हम कोई सालाना एक बुक फेस्टिवल भी करेंगे और एक लिटरेरी फेस्टिवल भी। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे काम शुरू हो गया है और मेरे हस्बे दरख्वास्त मैं कहता हूँ कि मुझे वो फंड्स भी दिए गए हैं कि भाई ये काम करें और मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें पूरा ये यकीन है कि अब्बास ताबिश जो क्लासिकी अदब का शैदा है वो इसका महाफिज भी होगा। सो अब नदीम, कुछ और आप हमें सुनाना चाहेंगे अब्बास ताबिश साहब की शेर, या क्या शेर सुना रहे हैं आप? जी, मैं उस्ताद मुजाहिद हुसैन खान साहब की एक कंपोजिशन है। अच्छा। और जो आपके म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं रात गए के, तो उनकी एक कंपोजिशन है। और मैं उनके लिए तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो कंपोजिशन की जो बुनत है या जो अंदाज़ है वो मुझ जैसे कई जो मौसीकी के तालिब इल्म हैं जो कंपोजिशन से भी थोड़ा सा लगाव रखते हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है उनसे,
तो आज ख़ास उन्होंने इस नशिस्त के लिए ताबिर साहब की गज़ल कंपोज़ की है वाह और वो आपकी नज़र करते हैं। माशाअल्लाह। सारी दुनिया में मेरे जीने को लगा एक ही शख्स, सारी दुनिया मेरे जीने को लगा एक ही शख्स, एक ही शख्स था ऐसा बखुदा, एक ही शख्स सारी दुनिया में मेरे जीने को लगा एक ही शख्स, एक ही शख्स था ऐसा बखुदा, एक ही शख्स सारी दुनिया में मेरे जीने को लगा एक ही शख्स। जो कहता है तेरे जैसे कई और भी हैं, तू जो कहता है तेरे जैसे कई भी है, तुझको दावा है तो फिर खुद सा दिखाए एक ही शख्स, तुझको दावा है तो फिर खुद सा दिखाए एक ही शख्स सारी दुनिया में मेरे जीने लगा एक ही शख्स। मैं तो इश्क तेरी कूज़ागरी जानता हूँ, हाँ मैं तो इश्क तेरी, मैं तो मैं तो इश्क तेरी कूज़ा करी जानता हूँ।
तूने हम दो को मिलाया तो बना एक ही शख्स। सारी दुनिया मेरे जीने को लगा एक ही शख्स। मुझसे नाराज ना होना मेरे अच्छे लोगों। हाँ, मुझसे नाराज मुझसे नाराज ना होना मेरे अच्छे लोगों। क्या करूं मेरी मोहब्बत ने चुना एक ही शख्स। क्या करूं मेरी मोहब्बत ने चुना एक ही शख्स। सारी दुनिया में मेरे जीने को लगाए एक ही शख्स। सारी दुनिया में मेरे जीने को लगा क्या अच्छा अंदाज था गायकी का, और क्या जुड़े हुए मिसरे थे। शायरी भी काम है, आतिश मुरस्सा निगाह, वही अंदाज था। अब्बास भाई, गुफ्तगू हुई आपसे और मेरी खुशबख्ती के मैंने आज की नशिस्त में आपसे बहुत बुनियादी उसूल सीख लिए कि नए सफ़र पे निकलिए लेकिन अपनी रिवायत का पास रहे। ऐसे नामोहतरम मौसमों में कि जहाँ नए लोग कह दें जला दो किताबें जो हमको पढ़ाते चले आ रहे हो, क्या आप समझते हैं कि रिवायत और रिवायत में शेर और शेर में गज़ल की आबरू कायम रह सकेगी? इंशाअल्लाह ज़रूर रहेगी। ख्वाब, चिराग और किताब तीनों रहेंगे इंशाअल्लाह। रोशनी भी होगी, लफ्ज़ की रोशनी भी, वैसे भी रोशनी होगी, और हमारे ख्वाब जो हैं इंशाअल्लाह ताबीर आशना होंगे। मैं कभी भी मायूस नहीं होता, और गज़ल तो एक चीज़ ही ऐसी है कि हर दौर में इसके ख़त्म होने का ऐलान किया गया, लेकिन फिर कई शायर ऐसे आ गए इस सफ़र को आगे लेके चले। तो ये मशल ऐसी है जो नस्ल बाद नस्ल आगे बढ़ती चली जा रही है, और इसके नुमाइंदा जो हैं पैदा होते रहे हैं और इंशाअल्लाह होते रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, मेल्सी के उस बच्चे से गुफ्तगू थी कि जिसे निदाए गैब बहला फुसला के पास के पार्क में ले गई थी, और उसे अव्वल अव्वल का इश्क गज़ल से वहाँ ऐसा मिला कि गुज़श्ता निस्फ़ दिहाई का सफ़र है, और मेल्सी का ये लहजा आज ज़बान उर्दू में गज़ल की आबरू भी है और रिवायत का पासबान भी है। जनाब अब्बास ताबिश ने आज की नशिस्त में हमें ये सिखलाया कि सनव्वर बाग में आज़ाद भी है, पाबा गिल भी है, और एक ऐसे नामोहतरम अहद में कि जहाँ जुर्रत इजहार और दुश्नाम तराजी में फ़र्क नहीं रहा, वहाँ
आपने हमें बात कहने का सलीका सिखाया है। मुश्किल है कि अब शहर में निकले कोई घर से, दस्तार पे बात आ गई होती हुई सर से। लेकिन इस तमाम संगबारी में जनाब अब्बास ताबिश ने जहाँ सर उठा के रखा है, वहाँ परवरदिगार आलम ने इनकी दस्तार की भी इज्जत की है। अब्बास ताबिश की ये रिवायत नौजवान नस्ल के लिए अगर सफ़र की मशल हो जाए तो तहजीब के साथ साथ बयान का सलीका भी जिंदा रहेगा। जनाब अब्बास ताबिश, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया जी। और आपसे हमारा सिर्फ आखिरी पैगाम यह है कि अल्लाह रखे आपका गुरूर हुस्न, लेकिन मिलते रहा करो कि तुम्हें याद रख सके। जनाब नदीम अब्बास, हमारी दुआ है कि आपका लहजा, आपकी आवाज़ का सोज ऐसे ही कायम रहे। बाप पे पूत, पिता पे घोड़ा बहुत नहीं, पर थोड़ा थोड़ा अपने वालिद का नाम ऐसे ही आप एक नए अंदाज से चलाएं। और हमारा मशवरा मान लीजिए, पेट्रोल मत डलवाइए, गज़ल गाइए। आप गज़ल सुनने वाले तैयार हों तो हम हाजिर हैं, हम तैयार हैं। अब आप हमें काफ़ी सुना दीजिए, इसलिए कि सूफ़ी ज़िक्र बहुत हुआ है। जी, जैसे ताबिश साहब ने जिक्र किया, और ये ताबिश साहब का भी और हर इश्क वाले का जो एक इंतज़ार है वो हमेशा रहता है। ये बाबा बुल्ले शाह जी की ये कलाम है और मेरे वालिद की ये कंपोजिशन है जो पेश कर रहा हूँ। जान भावे ना तू जान वे वेड़े आफड़ मेरे। रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा होई आखियों नी मैनू थी दो रांझा हीर ना आखे को आखियों नी मैनू थी दो रांझा मैं तेरे कुर्बान
तेरे जिया मैनू होर न कोई तेरे जिया मैनू तेरे जिया तेरे जिया मैनू तेरे जिया अब तेरे तेरे जिया मैनू होर न कोई ढूंढा मैं जंगल बेला ते रोही ढूंढा मैं जंगल बेला ते रोही ढूंढा मैं सारा जहान वे वेड़े आवर मेरे ढूंढा मैं सारा जहान वे वेड़े आवर मेरे मैं तेरे कुर्बान मापे छोड़ वे मापे छोड़ हवे मापे पे छोड़ लगी लड़ तेरे शाह इनायत साईं मेरे शाह इनायत साईं मेरे लगियां दी लज जान वे तेरे आवर मेरे लगियां दी लज जान वे तेरे आवर मेरे मैं तेरे